Assalamualaikum, my dear friends, and welcome back to my YouTube channel Maths Made Easy by शाहिद सर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ कुछ एमसीक्यूज शेयर किए थे और आज के इस लेक्चर में हम उन एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने ये एमसीक्यूज खुद भी सॉल्व किए होंगे और अगर आपको कहीं पे भी डाउट रहा होगा इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स, आपके सारे कंफ्यूजन जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन था द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर। क्योंकि रैशनल नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा है कि इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है दो तरह की होती है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब जब एक रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है तब हम जब उस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, और जब हम Q को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स तो आपका रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ 2 एक्सपोनेंट m इंटू 5 एक्सपोनेंट n की सूरत में आता है। आपने थ्योरम 1.5 पढ़ी होगी। तो ये वाला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, क्योंकि गिवन है कि ये टर्मिनेट होगा डेसिमल, तो आपको बताना है कितने प्लेस के बाद। तो आपको फोकस करना है कि 2 का पावर कितना है और 5 का पावर कितना है, इन दोनों में देखना है कि किसका पावर ज्यादा है। अगर 2 का पावर ज्यादा है तो वही वैल्यू आपका आंसर आएगा, अगर 5 का पावर ज्यादा है तो वो जो n का वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा। तो गिवन केस में आप यहां पे देख सकते हो 2 का पावर है 2, 5 का पावर कुछ नहीं यानी 1 है, तो इन 2 और 1 में बड़ा कौन है 2। इसका मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद इस गिवन रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी। सपोज कोई नंबर है, जब आप q को एक्सप्रेस करते हो इन टर्म्स ऑफ 2 एंड 5, वहां पे आ गया वैल्यू 2 क्यूब इंटू 5 एक्सपोनेंट 5, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो 5 का पावर ज्यादा है। इसका मतलब उस गिवन रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन 5 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगी। लेकिन एक बात का यहाँ पे ध्यान आपको रखना है, जब भी कोई भी रैशनल नंबर आपको गिवन होगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि P एंड Q आर को प्राइम, यानी पहले उस गिवन रैशनल नंबर को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, if two positive integers a and b are written as a is equal to p cube q square and b is equal to p q cube, तो आपको a और b का HCF निकालना है। तो p cube q square का मतलब p has been multiplied 3 times और q को मल्टीपल किया गया है 2 times, और यहाँ पे p है ओनली 1 टाइम एंड q क्यूब दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे, यहाँ पे भी p, यहाँ पे भी p, q यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और एक q यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो p इंटू क्यू इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है वैल्यू पी क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ है वो है पी क्यू स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form this, then the value of m is। आपको गिवन है कि इन दोनों नंबर्स यानी 65 और 117 का HCF है 65 टाइम्स m माइनस 117, तो आपको बताना है m का वैल्यू कितना है। क्योंकि आपको मालूम है कि हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकाल सकते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो अगर हम वो एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, यानी 117 को जब हम डिवाइड करते हैं 65 से, ऑब्वियसली 2 से हम मल्टीपल नहीं कर सकते, 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 52। फिर हम 65 और 52 को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, वहां से वैल्यू आपका आएगा 52 इंटू 1, 2 से फिर से मल्टीपल नहीं कर सकते, और रिमाइंडर आ गए यहाँ पे 13। जब हम 52 और 13 को फिर से अप्लाई करेंगे ईडीएल, तो वहां से आएगा 52 इज इक्वल टू 13 इंटू 4, ऑब्वियसली 52 आता है, और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। यानी जब हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया उसके हिसाब से एचसीएफ आ गया 13, लेकिन गिवन एचसीएफ है 65 माइनस m, 65 टाइम्स m माइनस 117, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 13 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो विच इंप्लाइज 65 टाइम्स m इज इक्वल टू 13 प्लस 117, 130 आ जाएगा।
तो इसका मतलब m इज इक्वल टू 130 को जब हम डिवाइड करेंगे 65 से तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। इसका मतलब m का वैल्यू कितना है 2। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले केस में हम आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको मालूम है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चूंकि स्क्वायर रूट जो है किसी भी चीज का रूट खत्म होता है स्क्वायर से, है ना। यानी रूट 3 का स्क्वायर b का स्क्वायर खत्म होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीपल है 2 टाइम्स ए बी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, इसका मतलब रूट फिर भी रह जाएगा वैल्यू में, तो ऑब्वियसली ये इरेशनल नंबर ही है। यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी इसका रूट खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम तीसरे ऑप्शन की तरफ नजर डालेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल हो सकती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि वैल्यू बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आराम से ये जो रूट का वैल्यू है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि a के बदले हमारे पास है रूट 2 यानी रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट क्या हुआ कैंसिल, स्क्वायर और रूट क्या हुआ कैंसिल, तो इसका मतलब 2 माइनस 3 यानी -1 और -1 पर 1 ऑब्वियसली एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब सी पार्ट आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, यानी ये आपका रैशनल नंबर ही होगा, ये इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 5 है द वैल्यूज ऑफ द रिमाइंडर आर व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर a इज डिवाइडेड बाय 3r। यानी जब आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को a को डिवाइड करोगे 3 से, तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या हो सकता है। क्योंकि आपने पढ़ा है यूक्लिडिस डिवीजन लेमा, यानी अगर आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b हैं और इसमें गिवन है a इज ग्रेटर देन b, तो जब हम a को डिवाइड करेंगे b से, ऑब्वियसली फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r, यानी वहां पे क्वोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, और वहां पे आप लिखते हो कि कंडीशन है r के लिए r इज ऑलवेज लेस देन b बट इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा लेकिन या तो 0 आएगा या 0 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे b के बदले ऑब्वियसली आपका वैल्यू है 3, है ना। तो रिमाइंडर जो है वो होगा लेस देन 3 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब r का जो वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज है वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, a rational number in its decimal expansion is this. What would be the prime factors of q when the number is expressed in the p by q form? क्योंकि ये मैंने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि अगर कोई रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तब जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ p by q, और जब हम q को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो रिजल्ट आपको मिलता है इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 2 and 5, है ना। तो यहाँ पे देखो इसने नंबर्स लिखे हैं 2 and 3, ये तो मुमकिन नहीं है क्योंकि जो गिवन रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ p by q, और q की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो वहां पे वैल्यू ऑफ 2 और वैल्यू ऑफ 5 में ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो इन टर्म्स ऑफ 2 and 5। लेकिन 3 और 5 यहाँ पे ऑप्शन ए भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, इसमें से 2 3 5 ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज। वो छोटा सा नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर आपको देखना है जिनको सभी नंबर्स अगर हम 1 से 10 तक सारे नंबर्स लेंगे उन सब से इसको डिवाइड होगा, वो कौन सा नंबर होगा। क्योंकि ये एक हिंट है आपके लिए, लीस्ट नंबर जब भी लिखता होता है और फिर होता है दैट इज डिविजिबल, अक्सर केस में आपको फिर एलसीएम ही निकालना होता है, यानी सिंपली आपको 1 to 10 जितने भी नंबर्स हैं उनका एलसीएम लेना है। तो ऑब्वियसली 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसकी फैक्टराइजेशन तो 1 ही है। 2 की अगर हम बात करेंगे ये भी प्राइम नंबर है, इसमें तो कोई चेंज नहीं। 3 भी आपका प्राइम नंबर ही है। 4 तो इसको हम लिखते 2 into 2, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 2 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। 5 की बात करेंगे आपका प्राइम नंबर है। 6 2 into 3, 7 अगेन ए प्राइम नंबर। 8 की बात करेंगे 2 2 और 4 2 और 8, है ना, यानी 2 एक्सपोनेंट 3 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 9 की बात करेंगे 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 स्क्वायर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। और 10 आपको मालूम है 2 5 और 10
ये है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब इन सभी का एलसीएम कितना होगा? अब देखो कौन कौन सा प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व होता है। पहले 2 हो रहा है, लेकिन आपको देखना है इन सारे नंबर्स में कहां पे 2 का पावर सबसे हाईएस्ट है। यहां पे आप देख सकते हो 2 का क्यूब है, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 क्यूब इनटू, फिर दूसरा जो प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो रहा है वो 3 हो रहा है, वो 3 का हाईएस्ट पावर कहां पे, यहाँ पे 9 के केस में, तो फिर 3 स्क्वायर। फिर 5 हो रहा है इन्वॉल्व, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, और दोनों केस में 5 का एक्सपोनेंट 1 ही है। उसके बाद 7 है, वो सिर्फ यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से आंसर आता है 2520, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। ये तो बहुत आसान है। जब भी आप किसी भी नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो इरेशनल नंबर के साथ, तो हमेशा रिजल्ट आंसर क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही। जैसे 2 एक नॉन जीरो नंबर है, इसको मैं इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2√2 इरेशनल नंबर ही आएगा, है ना। इस तरह से कोई भी ले लो आप, 3/4 को मल्टीप्लाई करो 1/√2 से, किसी भी नंबर को ले लो, तो हमेशा आंसर आपका इरेशनल ही आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनस के बारे में पूछा गया है कि उन जीरोस के साइनस क्या होंगे। देखो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक यहाँ पे समझाऊंगा, आपको ये याद रखनी है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो आप साइनस के बारे में तुरंत बता सकते हो, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। ये याद रखना, अगर यहाँ पे b यानी दूसरी टर्म का साइन पॉजिटिव होगा, जैसे यहाँ पे केस है, इस वाले केस में भी यहाँ पे साइन क्या है? पॉजिटिव। तो आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो आपको इसका भी साइन चेंज करना है और इसका भी साइन चेंज करना है, ठीक है ना। यानी दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, तीनों दोनों का साइन चेंज करना है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो बी का भी और सी का भी साइन चेंज करना है, यानी दोनों का साइन क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे बी का वैल्यू नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव केस में चेंज द साइन ऑफ बोथ, साइन ऑफ बोथ, यानी बी एंड सी दोनों का साइन चेंज करना है। जो वहां से साइन का रिजल्ट आएगा वही आपके रूट्स का साइन होगा। मैं भी एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। इसी तरह से अगर बी का वैल्यू नेगेटिव आया या नेगेटिव होगा, आपको सिर्फ इसका चेंज करना है, इसका वैल्यू आप चेंज कर लो, चेंज बी, यानी साइन ऑफ बी चेंज करना है। सी को रखना है अनचेंज्ड, यानी जो उसका साइन होगा उसको वैसे ही रखना होगा। तो जो रिजल्टिंग साइनस यहाँ पे आएंगे वही साइनस होंगे किसके? रूट्स के। पहला केस देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास क्वेश्चन है x² + 99x + 127। यहाँ पे b का साइन पॉजिटिव, तो क्या करना है? इसका भी साइन चेंज करना है और c का भी साइन चेंज करना है। तो b का साइन पॉजिटिव, तो इसका चेंज क्या होगा? नेगेटिव। इसका साइन क्या है? पॉजिटिव, इसका वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब जो रूट्स होंगे दोनों नेगेटिव होंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और एक केस, सपोज अगर यहाँ पे ऐसे होता x² + 99x - 127 सपोज, ठीक है ना। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब दोनों का साइन चेंज करना है, b का भी और c का भी। तो पॉजिटिव का जब हम चेंज करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का चेंज करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। अब दूसरी एग्जांपल, सपोज अगर यहाँ पे होता अब नेगेटिव वैल्यू, यानी x² - 99x + 127, पहला केस में वापस लेता हूं, लेकिन यहाँ पे मैंने साइन रखा नेगेटिव। तो नेगेटिव के केस में सिर्फ इसका वैल्यू चेंज करना है, साइन चेंज करना है। तो बी का साइन था नेगेटिव, इसका चेंज करेंगे पॉजिटिव बन जाएगा, इसको रखना है अनचेंज्ड। इसका मतलब जो जीरोस होंगे उन दोनों का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर ऐसे होता x² - 99x - 127, तब क्या करना था? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसको चेंज करना है, यानी नेगेटिव का कितना आएगा? पॉजिटिव, और ये एज इट इज रखना था। इसका मतलब पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव। तो ये ट्रिक आपको हमेशा काम आएगी। आपको फोकस करना है सिर्फ साइन ऑफ बी और सी पे, सिर्फ साइन ऑफ बी पे। अगर बी का साइन पॉजिटिव तो बी का भी साइन चेंज कर लो, सी का भी साइन चेंज कर लो, जो रिजल्टिंग साइनस आएंगे वो जीरोस के भी साइनस होंगे। और अगर बी का साइन नेगेटिव होगा
तो सिर्फ इसी का चेंज कर लो, सी का चेंज ना करो, जो वहां से साइनस होंगे वही आपकी जीरोस के साइनस होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th वाला क्वेश्चन, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 एंड -3 देन ए का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू कितना होगा। बहुत आसान है, आपने रिलेशन तो पढ़ी होगी, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस आपने रिलेशन पढ़ी है, इज इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने पढ़ा है किसके बराबर, c/a के बराबर होता है। तो देखो सम ऑफ जीरोस अगर हम देखेंगे, जीरोस हमारे पास है 2 और -3, इनका सम बराबर होगा -b यानी यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x जो है उसका माइनस, यानी माइनस टाइम्स a + 1 डिवाइडेड बाय a -b/a, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी 1। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे विच इंप्लाइज 2 + -3 कितना आ गया, -1 इज इक्वल टू माइनस, एक मिनट, माइनस टाइम्स a + 1, चलो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो यहां से आ गया a + 1 इज इक्वल टू 1, यानी a इज इक्वल टू 1 - 1 0। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कितना है, c/a, लेकिन अगर हम करेंगे यहाँ पे मल्टीपल, 2 × -3 इज इक्वल टू c, यानी कांस्टेंट टर्म वो कितना है, b डिवाइडेड बाय a, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी 1। इसका मतलब b इज इक्वल टू 3 -3 × 2 इज -6। तो कहां पे ऑप्शन, हाँ डी पार्ट आप देख सकते हो, a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू -6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0। अच्छा क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस इज, गिवन है कि वन ऑफ द जीरोस इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 0 के बराबर ही है, यानी 0 इसका 0 है। मतलब 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हम 0 देखेंगे, वेरिएबल के बदले ऐसा वैल्यू जब हम उसको सबस्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे गिवन पॉलिनोमियल में, तो सारे पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। इसका मतलब p ऑफ 0 मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी जब हम इस गिवन पॉलिनोमियल में x के बदले 0 देंगे वैल्यू, तो सारे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए। जरा वैल्यू पुट करते हैं, तो a × x³ यानी 0 का क्यूब, प्लस b × x² यानी 0 का स्क्वायर, प्लस c × x यानी 0, प्लस d मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इसका मतलब d का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो अब ये रिड्यूस हो सकती है इक्वेशन। आप देखो अब हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो है ax³ प्लस bx² प्लस cx, क्योंकि d का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब आगे क्या करना है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा रिलेशन बिटवीन द जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में, क्योंकि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं। चलो हम मानते हैं अल्फा, बीटा और गामा इसके 3 जीरोस हैं। तो रिलेशन आपको मालूम है, अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा, इन तीनों का वैल्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। ये तो आपने पढ़ा है। सो विच इंप्लाइज, यहां पे आप देख सकते हो अल्फा × बीटा प्लस, अब यहां पे देखो बीटा × गामा, ये वाली टर्म 0 हो गई, क्यों, क्योंकि अल्फा, बीटा और गामा 3 जीरोस हैं, उनमें से एक 0 क्या है, 0, यानी गामा आपका 0 के बराबर। ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो अल्फा × बीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, c डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³, वो कितना है, a, c/a, यानी b पार्ट आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - 2। अब यहां पे आप देख सकते हो ये जो पॉलिनोमियल लिखा है इन टर्म्स ऑफ p लिखा है, यहाँ पे px आप देख सकते हो। तो p का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि इस पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए x - 2 से, क्योंकि जब किसी भी नंबर, किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, इसका मतलब जो दूसरा वाला है वो उसका फैक्टर है। ठीक है ना, तो आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ी है, इसका मतलब x - 2 फैक्टर है किसका, इस गिवन पॉलिनोमियल का, है ना। तो जब हम x - 2 को इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, यहां से x का वैल्यू कितना आया, 2, इसका मतलब p ऑफ 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ी है।
तो हम पुट करेंगे वैल्यू, तो इसका मतलब एक्स क्यूब है पहला टर्म, इसका मतलब 2 क्यूब प्लस 4x स्क्वायर यानी 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस p इंटू एक्स, एक्स के बदले 2 प्लस 8, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, विच एम्प्लाइज 2 का क्यूब 2 टू आर 4 टू आर 8 प्लस 2 टू आर 4 4 4 आर 16 माइनस 2p प्लस 8 इज इक्वल टू 0। शाबाश, 8 प्लस 16 प्लस 8 कितना हुआ 32 इज इक्वल टू 2p, तो इसका मतलब p का वैल्यू 32/2 यानी 16 आपका आंसर आ जाएगा, यानी डी पार्ट आपका बिल्कुल सही आंसर है। 13th one is if alpha and beta are zeros of this, then 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha beta is। क्योंकि फिर से वही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर एक क्वेश्चन नंबर 10 के 11 किया था, कुछ वैसा ही है। एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, और गिवन है अल्फा और बीटा इसके जीरोस है। रिलेशन आपको मालूम है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यहाँ पे माइनस माइनस 4 यानी 4/a, तो 4 आएगा वैल्यू ऑब्वियसली आपने रिलेशन के हिसाब से। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको मालूम है किसके बराबर, c/a, c यहाँ पे 1 है और a के बदले 1 यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। चलो ये आपको रिलेशन मालूम है। अब निकालना क्या है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू कितना आएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको, बीटा इंटू अल्फा तो आएगा अल्फा प्लस बीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू करते हैं सबस्टिट्यूट, अल्फा प्लस बीटा हमने ऊपर निकाला, सम ऑफ रूट्स वो आ गया 4 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा 1 के बराबर माइनस अल्फा इंटू बीटा वो 1 के बराबर, तो ये कितना आएगा 4 माइनस 1 इज 3। इसका मतलब आपका ए पार्ट बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत आसान है। इफ अल्फा बीटा आर जीरोज, फिर से गिवन है कि अल्फा और बीटा जीरोज हैं, तो हम रिलेशन फिर से अप्लाई करेंगे, तो सम ऑफ जीरोज किसके बराबर आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस प्लस यानी 6/1 यानी 6 आएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, सी कितना है शाबाश k, और a कितना है 1, k/1 इज k ही। तो ये रिलेशन है। अब उसके बाद बताना है कि k का वैल्यू कितना है अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3 टाइम्स अल्फा प्लस 2 टाइम्स बीटा 20 के बराबर है। क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है, अगर आप देखो कि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करेंगे, हम लिखेंगे अल्फा प्लस 2 टाइम्स अल्फा, वही हुआ ना 3 टाइम्स अल्फा प्लस 2 टाइम्स बीटा इज इक्वल टू 20। सो विच एम्प्लाइज अल्फा को हम ऐसे ही लिखेंगे प्लस 2 अल्फा और 2 बीटा, इनमें 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 20, विच एम्प्लाइज अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला है 6 वैल्यू है, तो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 20, वहां से अल्फा का वैल्यू आएगा 20 माइनस 12, यानी आपका वैल्यू कितना आएगा 8, ये आ गया अल्फा का वैल्यू। इसके बाद यहाँ पे सबस्टिट्यूट कर लो अल्फा का वैल्यू, 3 इंटू अल्फा 3 इंटू 8 इज 24 प्लस 2 टाइम्स बीटा इज इक्वल टू 20, तो 2 टाइम्स बीटा आपका आएगा 20 माइनस 24 तो -4 आएगा, इसका मतलब बी का वैल्यू आया -2, तो आ गया बीटा का भी वैल्यू। ठीक है ना, अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है किसका, के का, क्योंकि यहाँ पे दूसरी रिलेशन हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के, यानी के का वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमने निकाला 8, बीटा हमने निकाला -2, इसका मतलब -16 आपका सही आंसर है, यानी ए पार्ट इज द राइट आंसर। 15th वन इज जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली। आपको मालूम है कि एक पॉलिनोमियल के जीरोस हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वहां पे हम जीरोस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली हम बोलते हैं अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करोगे जहां पे वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, वो आपका जीरो है। ठीक है ना, कभी क्वाड्रेटिक जो होती है वहां पे 2 पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट होता है ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ, यानी 2 जीरोस हैं एंड सो ऑन।
अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू किसके बराबर, नंबर ऑफ पॉइंट्स वाई द ग्राफ ऑफ द। अब अगर नंबर ऑफ जीरोस बराबर है नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी जो ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो बराबर है नंबर ऑफ जीरोस के बराबर, तब क्या होगा, ऑब्वियसली तब ये जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्ट किसके साथ होगा, एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के साथ क्या रिप्रेजेंट करता है, जीरो। तो तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ए पार्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। 16th वन, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है, n, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। आपको मालूम है डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ये आपको मालूम है डिग्री। तो 1 0 होगा इसको, एन एट लीस्ट एन जीरोज होंगे, मोर देन एन जीरोज होंगे, एट मोस्ट एन जीरोज। तो इसका जो सही आंसर है वो है एट मोस्ट, यानी मैक्सिमम एन नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं। यानी अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 5 सपोज, तो मैक्सिमम 5 जीरोज होते हैं, या तो उससे कम होंगे, ठीक है ना, हाईएस्ट 5 हो सकते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। यहाँ पे और एक पॉइंट में बताऊंगा, कभी कभार डिग्री के केस में ऐसे भी आपको मिलेगा एक्सप्रेशन, सपोज आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3, कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिग्री, तो आप डायरेक्ट बोलोगे यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 3 हाईएस्ट है तो डिग्री बन गई। आपको सिंपलीफाई करना है, जब हम एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट 5 आ जाएगा। तो इस केस में डिग्री आपकी जो है वो 5 बन जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। या कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो वो नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 27 जो है इसके जीरोस किसके बराबर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 27 के बराबर, या एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 27। तो x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस, क्योंकि 27 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। चलो थोड़ा सा मैं खोल के यहाँ पे दिखाऊंगा, वरना मैं डायरेक्ट लिख सकता था 3√3। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 3 स्क्वायर इंटू 3। अब इस 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो ये आएगा प्लस माइनस, एक 3 बाहर आएगा और दूसरा रूट में ही रहेगा, तो प्लस माइनस 3√3 आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 18, if the discriminant of a quadratic polynomial d is greater than 0 then the polynomial has, ये तो ऑलरेडी बुक का ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। जब डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू 0 हो, ग्रेटर देन 0 होता है, तब रियल और अनइक्वल रूट्स होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस, ये तो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये हमने ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 13 शायद किया था, तो सी बाई ए वहां पे आंसर आया था, ये रिपीट हो चुका है। तो हम लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि अभी ऊपर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो किसी भी पॉलिनोमियल के हो सकते हैं वो उसकी डिग्री के बराबर होता है। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 हो सकते हैं। जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता होगा एक्स एक्सिस के साथ, या तो वो इंटरसेक्ट नहीं करता होगा यानी कोई जीरो नहीं होगा, या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता होगा, या मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे। पहले केस में तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा एक्स एक्सिस के साथ, छोड़े इसको, ये तो हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। यहाँ पे भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ना कि किसका, क्वाड्रेटिक का। तो ये आपका सही आंसर है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह जल्द ही मैं और एक एमसीक्यू सेट आपके लिए जरूर लाऊंगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।